नमस्कार साथियों। आज हम लोग सिविल सेवा और ख़ास तौर से हिंदी भाषी छात्रों में जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, सिविल सेवा देना चाहते हैं, उनकी एक ख़ास समस्या की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। और ऐसा देखा जा रहा है कि हिंदी भाषी छात्रों का प्रतिनिधित्व सिविल सेवा में धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। या हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, किस ज़माने में वहाँ भी अंग्रेज़ी मीडियम से छात्र परीक्षा दिया करते थे, लेकिन आज ज़्यादातर हिंदी भाषी छात्र हिंदी भाषा में ही परीक्षा देना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो इस संकोच से कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी में देने से उनके अंक कम आए, वो अंग्रेज़ी भाषा का चयन कर लेते हैं। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ी भाषा पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, उनका कमांड नहीं होता है, इसलिए वो अच्छी अंग्रेज़ी भी नहीं लिख पाते हैं। तो वो अंग्रेज़ी के जिस प्रकार के एक्सप्रेशंस करते हैं उस पे उनको अच्छे अंक नहीं मिल पाते। तो दोनों तरह से हिंदी भाषा या हिंदी भाषी जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षाओं में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं जितने कि एक ज़माने में हुआ करते थे। और ये चिंता हम सब लोगों को सताती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वीडियो मैंने इस संबंध में बनाए हैं आईएएस की परीक्षा को लेके। तो आज बहुत सारे छात्रों ने इस बात पे चिंता व्यक्त की कि इसका कोई समाधान अगर किसी के पास हो, आपके पास हो। तो मैं अपने 40-45 साल के शिक्षण के अनुभव के आधार पर, और जब भी मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा, तो मैं एक दिन आवंटित करता था छात्रों को आईएएस के लिए गाइड करने के लिए। उसमें दूर दूर से भी छात्र शिरकत करते थे और आज उसमें से बहुत सारे छात्र आईएएस, पीसीएस, जुडिशियल सर्विसेज वगैरह के पदों पे हैं। तो आज उसी अनुभव के आधार पे मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये छात्रों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 10 चीज़ों का ऐसा ख्याल उनको रखना पड़ेगा अगर उनको हिंदी भाषी अर्थात हिंदी माध्यम से आईएएस की परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा देनी है। देखिए, पहली चीज़ तो हम लोग को ये समझना है कि परीक्षा जब प्री तो छोड़ देते हैं, उसमें तो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात जब मेंस की आती है, प्रधान परीक्षा की आती है, तो आप जानते हैं कि प्रधान परीक्षा में तो हमको लिखना पड़ता है ना, और ट्रेडिशनल तरीके से ऐसे टाइप के हमको क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों में जिन आधार पे अंक दिए जाते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग में जिस आधार पे अंक दिए जाते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। विश्वविद्यालय में आपकी ज्ञान की परीक्षा होती है, ज्ञान की गहराई की परीक्षा होती है और ज्ञान के विस्तार की परीक्षा होती है कि विषय में आपको कितना ज्ञान है। लेकिन आईएएस की परीक्षा में ये मान लिया जाता है कि आपने जिस विषय का चयन किया है उस विषय में तो विश्वविद्यालय में आप अपने ज्ञान की परीक्षा दे चुके हैं, और इसलिए उस ज्ञान के अतिरिक्त बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उन अतिरिक्त चीज़ों पे आईएएस की परीक्षा में विशेष ध्यान दिया जाता है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं, आपकी जो है क्विक निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, आपका मनोविज्ञान किस प्रकार से है, आप में कैरेक्टर की इंटीग्रिटी है कि नहीं। बहुत सारी बातें जो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसको वहाँ खोजा जाता है। ज्ञान तो चलिए उसमें होगा ही। इसीलिए आईएएस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको ये सतर्क रहना होगा कि वो विश्वविद्यालयी परीक्षाओं से भिन्न होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि विश्वविद्यालय में एक प्रवृत्ति होती है ज़्यादा लिखने की, और इसलिए कि उसमें ज़्यादा कोई वर्ड का बंधन नहीं होता, अंकुश नहीं होता। अब धीरे धीरे वहाँ भी वर्ड लिमिट लगाई जाने लगी है। लेकिन सामान्यतः जो विश्वविद्यालयी स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें छात्र कॉपी भरने में बहुत विश्वास रखते हैं, क्वांटिटेटिव अपना अप्रोच रखते हैं लिखने में, और सोचते हैं कि ज़्यादा लिखने से, ज़्यादा कॉपी भरने से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। आईएएस में बिल्कुल इसके उलट है। आईएएस में बहुत कम समय में और बहुत कम शब्दों में आपको अपनी बात रखनी पड़ती है। तो ये दो फंडामेंटल डिफरेंसेस आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और आज मैं उन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करूंगा जो कि आपको आईएएस की प्रधान परीक्षा में सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आईएएस प्रधान परीक्षा में, खासतौर से ऑप्शनल को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, कि आप जिस भाषा में लिख रहे होते हैं वो भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि ये माना जाता है कि आईएएस के लेवल पे
आप भाषा से समझौता नहीं कर सकते। भाषा से समझौते का मतलब ये है कि आप गलत भाषा नहीं लिख सकते। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो भी मीडियम हो, कोई भी वर्नाकुलर आपका मीडियम हो सकता है, अंग्रेज़ी के अलावा कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी भाषाएं मान्य हैं। जिस जिस भी क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी में आप लिख रहे हैं, उसमें भाषा पे आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। और होता क्या है, होता ये है कि आईएएस की जो परीक्षाएं हम तैयारी करते हैं, उस तैयारी में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम लिखने का हमको समय ही नहीं मिलता, और भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है वो उसको एक अच्छा मौका मिलता ही नहीं। हम अपने को जज ही नहीं कर पाते कि भाई हम कैसा लिख रहे हैं, हम बस पढ़ने में ही मशगूल रहते हैं। और आपको ये जानना होगा कि आईएएस प्रधान परीक्षा में जो अंक प्राप्त होते हैं, इस पर नहीं प्राप्त होते हैं कि आपको ज्ञान का विस्तार, आपका ज्ञान की गहराई कितनी है। इस पर डिपेंड करता है कि आपने उस ज्ञान को परोसा कैसे है आईएएस एग्जामिनर के सामने। और परोसने का कार्यक्रम तो लिख के ही होता है, और लिखना आप चाहते नहीं। आप चाहते हैं कि बस हम तो पढ़ते रहें और वो तो जाके हम आईएएस की एग्जामिनेशन में लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये आप तब समझेंगे जब आप लिखने का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। बहुत कठिन होता है। बोलना बहुत आसान है, संवाद करना बहुत आसान है, पढ़ना आसान है, लेकिन जब उसको हम शब्दों में ढालते हैं, इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है। तो आप जब उस सब शब्दों के माध्यम से वाक्य की रचना और वाक्यों के माध्यम से भाषा की रचना करते हैं, तो वो एक प्रकार से दैवी काम है, वो बड़ी ईश्वर की कृपा से आता है। इसलिए आपको उस प्रयास को करना पड़ेगा, उस कृपा को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए जो सबसे पहला हमारा सुझाव है वो ये है कि जो भी भाषा आप लिखें, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी, वो बहुत ही सरल, करेक्ट अर्थात सही लिखिए उसको, और संक्षेप पे लिखने की आदत डालिए। ज़्यादातर छात्रों में ये गलती होती है कि वो अपनी बात को जल्दी समझा ही नहीं पाते, अपने विचार को जल्दी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आईएएस में चूँकि वर्ड लिमिट होती है, हर प्रश्न के उत्तर में शब्द सीमा होती है, तो आप अपनी बात को बहुत सरल, संक्षिप्त और सिंपल ढंग से, सही ढंग से करने का प्रयास करें। पहली चीज़ तो भाषा के स्तर पे है। और इसके लिए जो आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे सेंटेंस आपका एक एक पैराग्राफ, आधे आधे पैराग्राफ के एक एक सेंटेंस है, इसको आपको रोकना पड़ेगा। शब्द सीमा बांध लीजिए कि 8, 10, 15, इससे शब्दों से ज़्यादा हमारा वाक्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जब तक कि बहुत वो अपरिहार्य ना हो। तो लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड करिए। तीसरी बात जो इसमें यह है कि कठिन शब्दों का प्रयोग मत करिए। समझाइए एग्जामिनर को, आप अपनी समझ को बताइए, लेकिन सरल ढंग से बताइए। उसके लिए जब तक कि बहुत ही अपरिहार्य न हो, तब तक तकनीकी शब्दों के प्रयोग से आप बचें। लूज एक्सप्रेशन मत करें, अर्थात जो बात 10 वर्ड में कही जा सकती है उसके लिए 20 वर्ड मत यूज़ करें। और लेखन में इतनी जल्दीबाजी न करें कि वो एग्जामिनर पढ़ ही नहीं सके। बहुत सारे छात्रों की ये समस्या होती है कि वो लिखने के प्रयास में इतने मशगूल हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, कि उनको इसका इल्म ही नहीं होता है कि उनकी भाषा को पढ़ने वाला पढ़ेगा कि नहीं। आप जानते हैं कि आईएएस के एग्जामिनर होते हैं, ज़्यादातर सीनियर लोग होते हैं। उनको अगर आपकी भाषा स्पष्ट नहीं है तो उनको दिक्कत हो सकती है, और जब आपकी बात को वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको अंक कैसे देंगे। तो पहली चीज़ अपनी भाषा और अपनी लेखन जो हैबिट है, इस पे आप अपना ध्यान दीजिए। पहली चीज़, अगर आप सफल होना चाहते हैं। दूसरा जो इसका सुझाव है वो ये है कि हमको प्रश्न पत्र मिला, एग्जामिनेशन हॉल में हम पहुँचे, हमको प्रश्न पत्र मिला। अनेक या ज़्यादातर छात्र ऐसे होते हैं जो 3 घंटे को लेके इतने पैनिकी होते हैं, उनको लगता है कि बस प्रश्न पत्र मिला नहीं कि शुरू हुए नहीं, 5 क्वेश्चन जल्दी से उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप इसके पहले कि आप लिखना शुरू करें, आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्रश्न पत्र है क्या, आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस प्रश्न पे आपको कितना समझ बन रही है लिखने के पहले। तो आप प्रश्न पत्र को पहले लिखें, उसका उत्तर, इसके पहले उसको खूब ध्यान से उसको पढ़िए केयरफुली पेपर को, और हर प्रश्न के गहराई तक जाने का प्रयास करिए कि वास्तव में इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि छात्र वो लिखना चाहते हैं जो कि वो पढ़ के आए हैं, छात्र वो नहीं लिखते जो कि एग्जामिनर या पेपर सेटर उनसे निकलवाना चाहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई पेपर सेटर जो पूछ रहा है वो हमको लिखना है, न कि हमें जो आता है वो हमको लिखना है। तो जब तक पेपर सेटर जो पूछ रहा है वो आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको कैसे अंक देना चाहिए।
तो हालांकि समय की किल्लत होती है, समय की कमी होती है सभी परीक्षार्थियों के पास, लेकिन उससे पैनिक में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि चाहे भले ही आपका उत्तर शॉर्ट हो, सीमित हो, लेकिन आप सही उत्तर तो लिखने की स्थिति में हो, क्योंकि अगर आप सही उत्तर नहीं लिखेंगे और जो मुद्दे प्रश्न में उठाए गए हैं अगर उनको सही ढंग से नहीं समझ के उत्तरित करेंगे तो जाहिर है कि आपको कैसे अंक प्राप्त होगा। तो यू हैव टू हिट द बुल्स आई, जो एक्चुअली प्रश्न में पूछा जा रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। तो प्रश्न की भावना समझना है, भावना समझ के उत्तर देना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने देखा होगा कि प्रायः प्रश्न के अंत में एक टेल टर्म होता है, एक टर्म आपसे पूछा जाता है जो कि एक वास्तव में प्रश्न को परिभाषित करता है कि इसमें आपको पूछा क्या जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि कभी आपसे पूछा जाएगा कि आप इस पर टिप्पणी करिए, कभी पूछा जाएगा कि विवेचना करिए, कभी पूछा जाएगा कि इसका विश्लेषण करिए, कभी पूछा जाएगा कि इसका परीक्षण करिए, कभी व्याख्या कीजिए, कभी तर्क दीजिए, कभी रेखांकित कीजिए, कभी आलोचनात्मक परीक्षण करिए, कभी आलोचनात्मक विवेचना करिए, कभी आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। नाना प्रकार के टर्म्स यूज़ किए जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि जो भी कथन वहाँ पे मुद्रित है उस पर आपको करना क्या है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो पहले तो प्रश्न समझना है, और प्रश्न समझने के बाद उस प्रश्न का किस फॉर्मेट में आपको उत्तर देना है ये आपको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये फॉर्मेट डिफाइन करता है टिप्पणी, विवेचना, विश्लेषण, परीक्षा, व्याख्या, तर्क, रेखांकित करना, ये सब डिफाइन करता है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। और इसी प्रकार से उसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि आप विवेचना करिए, या आपसे कहीं ये पूछा जाता है कि आप आलोचनात्मक विवेचना करिए, आपसे पूछा जाता है कि विश्लेषण करिए और पूछा जाता है कि आलोचनात्मक विश्लेषण करिए, तो अगर विश्लेषण केवल पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आलोचनात्मक विश्लेषण पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपसे विवेचना करने को कहा जा रहा है तो आपको क्या करना है, और आलोचनात्मक विवेचना करने को कहा जा रहा है तो क्या। तो प्रश्न की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन टेल टर्म्स को नहीं समझेंगे, मैंने कुछ वीडियोस टेल टर्म्स से बनाए हैं और भी बनाने की मैं कोशिश करूँगा जैसे ही समय मिलता है, लेकिन इस पर बार बार मैं ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वो टेल टर्म्स जो होते हैं, क्वेश्चन के अंत में जो टर्म्स होते हैं उसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर उसको हम नहीं समझ सके तो फिर हम सब प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। जो हमसे पूछा जा रहा है, जो एग्जामिनर चाहता है, उस फॉर्मेट में हम नहीं दे पाएंगे, हम किसी और फॉर्मेट में देंगे। तो जब आप डिज़ायर्ड फॉर्मेट में उत्तर नहीं देंगे तो जाहिर है कि आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना कम हो जाती है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम उत्तर लिखने का प्रयास करें तो ऐसा न हो कि हम उत्तर का कोई हमारे खाका दिमाग में हो ही नहीं, हम लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, और पता नहीं कहाँ से शुरू करें, क्या मध्य में आए, क्या अंत में आए, हमको कुछ पता नहीं होता जब तक कि हम प्रश्न को समाप्त नहीं कर लेते हैं। तो ऐसा मत करें। सामान्यतः ये प्रक्रिया अपनाने की कोशिश करिए कि जब भी आप किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करें तो उसको 2-4 मिनट सोचने का जो वक्त होता है, उस 2-4 मिनट में उस प्रश्न का हल्का सा एक रूपरेखा बना लीजिए। 6-7 पॉइंट्स की रूपरेखा एक रफ पेज पे बना लीजिए और उसको काट दीजिए बाद में। और उस रूपरेखा में ये देखिए कि आप कैसे प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कैसे उस प्रश्न का समापन करेंगे। ये टेल जो रिक्वायरमेंट होती है, प्रश्न के अंत में जो टेल टर्म्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्रश्न की क्या स्ट्रक्चर है, प्रश्न में आपसे क्या क्या पूछे जा रहे हैं, प्रश्न के कितने खंड हैं, उपखंड हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने आंसर को विन्यासित कर सकते हैं। अपने राइटिंग का फ्रेमवर्क या फॉर्मेट बना सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हमको उत्तर देना है, और उस फॉर्मेट के अनुसार आप अपने प्रश्न उत्तर की स्ट्रक्चरिंग, एक रफ स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपका उत्तर हेवायर हो जाए, अर्थात आपका उत्तर डिरेल हो जाए। पूछा जाना आपको है उत्तर और चले जाएं आप दक्षिण, ऐसा संभव है। और अगर ऐसा हो गया और आपने डायरेक्शन लूज़ कर दिया, जिधर आपको जाना है उधर आप गए ही नहीं, तो जाहिर है कि एग्जामिनर के सामने मजबूरी हो जाएगी कि वो आपको चाहकर भी आपको अच्छे उत्तर नहीं दे सकेगा। इसलिए आपको पूरा अटेंशन इस बात पे ध्यान चाहिए कि प्रश्न की जो उत्तर हैं उसकी थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग कर ली जाए, जल्दी से कर ली जाए, 2-3 मिनट में कर ली जाए, 4 मिनट में कर ली जाए, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है, बस केवल स्ट्रक्चरिंग करनी है। उसी फॉर्मेट को हम अपने पूरे उत्तर में फॉलो करें।
पांचवा इम्पॉर्टेंट जो आपको सुझाव है वो ये है कि आईएएस के प्रश्नों में तो वर्ड लिमिट लिखी रहती है, वो आप कोई 50 अंक, कोई 100 अंक, कोई 150 अंक, कोई 200 अंक, कोई 250 अंक, जो भी वर्ड लिमिट है वो आपको पता होती है, प्रश्न के आगे लिखा रहता है। आपको मस्ट है कि आप उस वर्ड लिमिट को मेंटेन करें, और ये बहुत सारे छात्र इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि वर्ड लिमिट को मेंटेन करने की आवश्यकता है। इससे दो खामियाजा, इसके दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस का वायलेशन किया, दूसरा जो उससे ज़्यादा नुकसान होता है कि आपने समय वेस्ट किया, और सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपके आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उन पर जो समय खर्च किया जाना चाहिए वो पहले ही आपने खर्च कर दिया होता है, तो आगे आने वाले समय या तो छूट जाते हैं या उसको आप बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से करके घसीटे में जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं, उस पर कोई अंक वंक आपको मिलते नहीं है। तो जो जितना फ़ायदा आपको मिलना चाहिए पहले प्रश्न पे वो तो मिलता नहीं है, और बाद के जो प्रश्न होते हैं जिनकी उपेक्षा करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं समय अभाव के कारण, उसमें आपको पूरे अंक भी नहीं मिल पाते हैं। तो दोनों तरफ से आपको नुकसान होता है, इसलिए मेहरबानी करके वर्ड लिमिट का कभी वायलेशन नहीं करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप बैठ के एक एक वर्ड को काउंट करें, इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, और वो सुझाव ये है कि आप एक आदत डालिए कि आईएएस की कॉपी में एक लाइन में मान लीजिए कि आपको 10 वर्ड लिखना है या एक लाइन में 8 वर्ड लिखना है, उसी हिसाब से आप लाइंस को काउंट कर सकते हैं कि भाई कितनी लाइन हमको इसमें लिखनी है, और फट से वो आपकी काउंट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने तय किया कि हमको 10 लाइन लिखनी है और 200 वर्ड का आपका मान लीजिए कि वर्ड लिमिट है, तो आपको पता है कि हाँ एक लाइन में 10 है तो 10 लाइन में 100 होंगे, 20 लाइन में 200 होंगे, 250 का है तो 25 लाइन में होंगे। तो आपको बड़ा ईजिली हो जाएगा कि ये आपको कोई इसमें टाइम ही नहीं लगेगा, आपको वर्ड काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक टेक्निक है जो कि हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम सेविंग टेक्निक्स है। तीसरी चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप समझते हैं कि आपको 5 ही प्रश्न करने हैं आईएएस में। अक्सर होता है ना कि डू एनी 5 फॉलोइंग क्वेश्चन, लेकिन आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर प्रश्न में बहुत सारे सब क्वेश्चंस होते हैं, 3-3, 4-4 सब क्वेश्चंस होते हैं। और अगर वास्तव में पेपर्स का आप अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको वास्तव में 5 प्रश्न नहीं, आपको लगभग 19 प्रश्न एक ऑप्शनल में हैंडल करने होते हैं। आप इसी से अनुमान लगाइए कि ये कितना भ्रामक है कि हमको 5 प्रश्न करना है। जब आप सारे उप प्रश्नों पर विचार करते हैं तो आपको लगता है कि अरे हमको तो 19 प्रश्न करने हैं। जिस छात्र को इस 19 प्रश्नों की समस्या का नहीं पता है कि उसको 5 प्रश्नों से नहीं 19 प्रश्नों से इसमें आईएएस के एग्जामिनेशन में जूझना है, अगर उसने इसका वायलेशन किया वर्ड लिमिट का, तो जाहिर है कि वो कोलैप्स कर जाएगा, उत्तर उसका आधे रास्ते भी वो नहीं पहुंच पाएगा, और फिर सोचेगा कि हमको अंक क्यों नहीं मिले। तो अंक तो कैसे मिल पाएंगे जब आप जस्टिस नहीं करेंगे, वर्ड लिमिट को वायलेट करेंगे। इसलिए वर्ड लिमिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो 6वां इंस्ट्रक्शन आपके लिए है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल फॉर सक्सेस इन आईएएस। जो समय का प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और समय का प्रबंधन करने के लिए आपको इसके पहले कि आप लेखन अपना शुरू करें, आप हर प्रश्न के आगे लिख दीजिए कि इसमें हमको 5 मिनट देना है, कि इसमें 10 मिनट देना है, कि इसमें 7 मिनट देना है। हर प्रश्न का पहले से ही एक फॉर्मेट अपने, आप जिस पेपर को पढ़ते हैं आपको पता होगा कि उसका पेपर प्रीवियस ईयर्स के कैसे आते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे सारे पेपर्स ओरिजिनल लोडेड हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस पेपर में कितने अंक और कितना समय आपको आवंटित करना होता है। और इस प्रकार से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हमको 19 प्रश्नों को हैंडल करना है, 5 प्रश्नों को हैंडल नहीं करना है। और 19 प्रश्नों में जो सब प्रश्न क्वेश्चन हैं उसमें एक सब क्वेश्चन पर हमें कितना वक्त देना की आवश्यकता है। और इसीलिए आपको बहुत ही संक्षिप्त, सरल और सही और लॉजिकल उत्तर लिखने की आवश्यकता है, जो कि बिल्कुल सीमित शब्दों में हो और शब्दों का वायलेशन नहीं करे। और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में हम लोग उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाते हैं, और शुरुआती दौर में हमारा ज़्यादा समय लग जाता है, और बाद में जो प्रश्न आते हैं वो उपेक्षित हो जाते हैं, और उसमें फिर अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन, अंकों का आवंटन हमको ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। किसी क्वेश्चन के साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। 8वां इंस्ट्रक्शन ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप पढ़ के जो जाते हैं और उस विषय पे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का जो रचना होती है वो ऐसी होती है कि आपको लगता है कि इसमें हम क्या उत्तर दें, इसका तो उत्तर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो आप ऐसे जब प्रश्न आपको टकराएं तो घबराइए मत,
ये मत सोचिए कि हमें केवल वहाँ पे प्रिपेयर्ड क्वेश्चन बनने। आईएएस के जो पेपर सेटर्स होते हैं वो जानबूझ के ऐसे पेपर बनाते हैं जो कि ट्रेडिशनली आपको परेशान कर सकें, लिहाजा उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन प्रश्नों को आराम से देखिए, और ऐसा अगर आपको कभी लगता है कि इन प्रश्नों को हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो उसको एक फ्री हिट मोड पे आ जाइए कि अच्छा ठीक है, इस प्रश्न को हम छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि छोड़ने से तो हमारे जो कुछ भी एक आधा नंबर जो भी मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। उसको अपने आप बैकग्राउंड स्टडी के आधार पे, सामान्य ज्ञान के आधार पे, जो भी आपको समझ में आता है उस प्रश्न को हैंडल करने की कोशिश करिए। आपको कभी कभी ताज्जुब होगा कि उन प्रश्नों पे आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ओरिजिनलिटी आती है, अनप्रिपेयर्ड होने पर एक ओरिजिनलिटी आती है उस प्रश्न में, वो आपको सामान्यतः प्रिपेयर्ड क्वेश्चन में नहीं आती है। और इसलिए अक्सर जो छात्र अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, रेफरेंस पुस्तक पढ़े होते हैं, बैकग्राउंड स्टडी इनकी अच्छी होती है, भाषा पर नियंत्रण अच्छा होता है, लेखन कला में वो प्रवीण होते हैं, वो ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से आगे निकल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसा कठिन प्रश्न आ जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी संचित निधि है, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसके आधार पे बड़े आराम से आप उसको भी कर सकते हैं। और एक चीज़, 9वीं चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कुछ समय रिवीजन के लिए ज़रूर छोड़ देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि समय अभाव होता है, तो वो सब चीज़ें आपको पहले से प्लान करके चलना है कि इतने प्रश्न हैं, इतना समय हमें लेखन में देना है, और 5 मिनट का समय ही सही, लेकिन एक रिवीजन का एक प्रोविज़न रखिए। कभी कभी रिवीजन में बहुत फंडामेंटल एरर्स हमको दिखाई दे जाती हैं, बहुत लास्ट मिनट पे कोई ऐसे परिवर्तन करने पड़ सकते हैं जो कि आपको, आपके पूरे जीवन को बदल दें, आपके पूरे अंक वितरण के विन्यास को बदल दें, अंक प्राप्ति का पैमाना बदल दें। कोई ऐसी चीज़ छूट रही है, कोई ऐसी चीज़ आपने जोड़ दी, कोई उसमें से घटा दी, कोई आपको लगा कि अनर्गल है, भाषा ठीक कर लिया, कहीं कोई भाषा में त्रुटि है उसको ठीक कर लिया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि रिवीजन के लिए हमारे छात्र समय कोई आवंटित नहीं करते हैं। तो मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा समय रखें। और फाइनली जो सक्सेस मंत्र है ये 10वां, कि भाई आईएएस की प्रधान परीक्षा में ये ध्यान रखिए कि आप केवल टेक्स्ट बुक पढ़ के यूनिवर्सिटी की मत जाएं। आप ये मत सोचें कि हमने तो सिलेबस कवर किया हुआ है। आईएएस में सिलेबस कुछ नहीं होता, देयर इज़ नथिंग लाइक सिलेबस। वो सिलेबस एक दिखाने के लिए होता है, लेकिन आपकी बैकग्राउंड स्टडी अच्छी होनी चाहिए। आपको अपने विषय के अलावा जो एलाइड विषय हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। अगर आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़िए, थोड़ा सोशियोलॉजी भी पढ़िए, थोड़ा फिलॉसफी भी पढ़िए, थोड़ा लिटरेचर भी पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। और दूसरी चीज़ कि जो हिंदी के छात्र हैं वो हिंदी में भाषा उनका माध्यम तो है, लेकिन कोई प्रतिबंध थोड़ी है को अंग्रेज़ी की नहीं समझते और अंग्रेज़ी किताबें नहीं पढ़ सकते। तो आप अंग्रेज़ी की किताबों को भी पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत सारे हिंदी में अभी उतना अच्छा लिटरेचर नहीं प्रोड्यूस हुआ है, एक परंपरा चल पड़ी है। हम लोग भी प्रयास करके शोधार्थी का प्रकाशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शोधार्थी के माध्यम से छात्रों को हिंदी में अच्छे लेख प्राप्त हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। तो आप उन चीज़ों को पढ़िए और देखिए कि उसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आप पढ़ें। लेकिन जो ग्लोबल डिस्कोर्स है, जो हाई लेवल का डिस्कोर्स है, उससे हिंदी का छात्र कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भाषा की प्रॉब्लम है। तो उस अवरोध को आपको तोड़ना है। हिंदी का होने का मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी से बिल्कुल अज्ञान नहीं है चाहिए। हमको थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी भी पढ़ना पड़ेगा, और जर्नल्स भी पढ़ना पड़ेगा, बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, रेफरेंस भी पढ़ेंगे। केवल टेक्स्ट पढ़ के आप आईएएस में नहीं आ सकते हैं, आपको इन चीज़ों से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेहरबानी करके कभी किसी के नोट पे बैंक मत करिएगा कि साहब वो आईएएस हो गए तो मैं भी उन्होंने पता नहीं किस ढंग से नोट बनाया, उनकी क्या समझ है, क्या उन्होंने लिखा। ऐसा थोड़ी कि वही नोट छाप के वो चले आए और उनको आईएएस में हो गए। तो आप अपना नोट बनाइए, अपना मेंटल नोट बनाइए। ज़्यादातर बेहतर तो ये होता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ें, उसका काफ़ी हम जो है चिंतन करें, और अपने दिमाग में ये देखें कि भाई इस चीज़ को हमने एब्जॉर्ब कितना किया है, और दिमाग में उसका नोट बनाते चलें। कागज़ पे नोट बनाए, ठीक है, कागज़ पे भी थोड़ा बहुत नोट होना चाहिए, लेकिन असली नोट आप अपने दिमाग में बनाइए कि वो नोट क्या है, जो हमने पढ़ा है वो चीज़ क्या है। वो आईएएस में काम आती है, एग्जामिनेशन टेबल पे काम आती है। वो फ्लैश में वो चीज़ें आपके आएंगी और वो आप उस समय लिखेंगे। और जो चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि आईएएस प्रधान परीक्षा में लेखन कला का ही एक प्रकार से
टेस्ट होता है, आपका ज्ञान क्या है, इससे एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति किस प्रकार से लेखन के माध्यम से किया है, उसी पे वो अंक देता है। इसलिए वट एवर यू हैव रिटन शैल बी अवॉर्डेड, व्हाट यू नो इट डजंट मैटर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे छात्र लिखने से बचते हैं और ये उनके लिए उनका वाटरलू हो सकता है। अगर आप लिखने से बचते हैं तो आप पढ़ने में ही मशगूल रहिए, पता चला कि वहाँ कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ तो कंपटीशन तो लिखने का है। तो जहाँ कंपटीशन लिख के जीतने का है वहाँ आप पढ़ के जीत नहीं सकते। तो जिस चीज़ का कंपटीशन है उसी पे आइए ना। अगर लिखने पे अंक मिलते हैं तो लिखिए, लिखने का अभ्यास करिए। और इसलिए अगर आप IAS मेंस में सफल होना चाहते हैं तो मेरा अंतरिम मंत्र जो है सफलता का यही है कि डू write and write. If you are writing, then ultimately धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको अपने ही लेखन में लगेगा कि हमने कितना ख़राब लिखा था, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। और धीरे 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 साल 6 महीने के अंतराल के बाद आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग में कितना गुणवत्तापूर्ण सुधार आ जाएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपकी राइटिंग पहले से बेहतर हो रही है। तो जब आपको लगेगा तो IAS के एग्जामिनर को भी ज़रूर लगेगा और वो आपको अंक देगा। तो इसी नोट के साथ कि मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं वे छात्र जो आगे IAS से बैठने वाले हैं और IAS की तैयारी कर रहे हैं, उनसे फिर एक बार गुजारिश करते हुए कि भाई आप खूब पढ़ें, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा चिंतन करें और चिंतन से भी ज़्यादा लेखन करें। तो इस असेंडिंग ऑर्डर में कि रीडिंग मोर बट थिंकिंग मोर देन व्हाट यू आर रीडिंग एंड राइटिंग मोर देन व्हाट यू आर थिंकिंग, तो ये एक लैडर बना लीजिए। और जब आप इस पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपके कोई मन में प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू सो मच।